हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे दोस्तों, आज 10 मिनट जो लेट हुई है, ये ओबीएस जो है थोड़ा सा हैंग कर गया था, जिसके कारण मेरे दोस्त ये 10 मिनट क्लास लेट हो गई है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को बंद करा दोबारा से सारा पूरा, फिर उसके बाद उसको ऑन करा, इसलिए आज की कक्षा 10 मिनट लेट इसलिए हुई है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अब देखेंगे मेरे दोस्त, हम बढ़ते हैं आगे अपने सारी क्लासों को। तो प्यारे दोस्तों, जुड़ते हैं अपनी कक्षा के साथ और अपनी क्लास के साथ मेरे दोस्त, एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से। और अच्छी बात है, एकदम बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को करते हैं आगे। मेरे दोस्त देखिएगा, हम बढ़ रहे थे आलम। कल हमने पढ़ा था किसको? कल जो हमने पढ़ा था मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे बंधुओं, वो पढ़ा था घनानंद। आज पढ़ने जा रहे हैं हम आलम को। अब आलम कौन थे, इनके बारे में मेरे दोस्त हम लोग ध्यान से समझें। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां देखिएगा, रीतिकाल आलम की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, कि रीतिकाल के स्वच्छंदतावादी कवि आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के राज्यकाल में के समसामयिक और एवं आश्रित थे। मेरी बात पर ध्यान देना सभी विद्यार्थी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप लोगों से कि रीतिकाल के स्वच्छंदतावादी कवि आलम औरंगजेब के पुत्र, किसके मेरे दोस्त? औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के राज्यकाल के समसामयिक और एवं आश्रित थे। क्या थे मेरे दोस्त? आश्रित कवि थे। इन्होंने तथा बोध, इन्होंने बोध, बोधा ने, इन्होंने तथा बोधा ने, इन्होंने तथा बोधा, बोधा बोलते हैं आलम को, बोधा आलम, ये दो कवि थे। इन्होंने तथा बोधा ने माधवा नल काम कंदला को लेकर के एक प्रबंध काव्य लिखा। किन्होंने लिखा? दोनों ने लिखा था, आलम ने और बोधा ने, दोनों ने मिलकर। आलम ने भी लिखा था और बोधा ने भी लिखा था। दोनों ने मिलकर मेरे दोस्त क्या लिखा था? आप लोगों का क्या क्या मेरे दोस्त आपका, के एक माधवानल काम कंदला को लेकर के एक प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा। सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही और आलम केली इनकी अन्य मुक्तक रचनाएं हैं। भैया रचनाओं के बारे में देख लीजिएगा, एक सुदामा चरित है इनकी, श्याम स्नेही है इनकी, और एक है मेरे दोस्त आलम केली इनकी रचना है। एक क्या है मेरे दोस्त इनकी रचना? आलम केली मेरे दोस्त इनकी एक रचना है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे मैं अगर बात करूं कि श्याम स्नेही में क्या है मेरे दोस्त? श्याम स्नेही में कृष्ण और रुक्मणी का आख्यान है। अगर मैं बात करूं श्याम स्नेही में क्या है? कृष्ण का और रुक्मणी का आख्यान किया गया है। ठीक है, दोनों का मतलब व्याख्या की गई है, किसकी? कृष्ण की और मेरे दोस्त रुक्मणी की। शेख रंगरेजिन प्रेमिका के कारण ये धर्म प्रवर्तन कर, ठीक है, तो शेख रंगरेजिन जो प्रेमिका के कारण है, प्रेमिका का नाम है शेख रंगरेजिन, प्रेमिका के कारण ये धर्म प्रवर्तन कर ब्राह्मण से मियां बन गए थे। यानी कि ये एक इनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था शेख रेजिन, शेख रंगरेजिन इनकी प्रेमिका थी। वो थी, इनकी जो प्रेमिका थी वो मेरे दोस्त इनकी एक मुस्लिम धर्म से थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना खुद का धर्म परिवर्तन कर लिया और ये ब्राह्मण से मेरे दोस्त क्या बन गए? ये मियां बन गए थे। इन्होंने कवित्त सवया ज्यादा लिखा,
कवित्त मतलब कवित्त छंद और सबया छंद इन्होंने ज्यादा लिखा। मिस्र बंधुओं ने इन्हें पद्माकर की श्रेणी का कवि माना है। जो मिस्र बंधु हैं, तीन भैया है ना, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और आपका मेरे दोस्त कौन, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीन भैया हैं। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के इनको पद्माकर की श्रेणी का कवि भी माना है। आगे, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का ये मेरे दोस्त कहना है, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने कहा है क्या कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। उनका कहना है, इनका रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो प्रेम की तन्मयता है, प्रेम के प्रति जो लगाव है और प्रेम की दृष्टि से जो आलम ने मेरे दोस्त, आलम की जो तुलना है वो किससे की है, इन्होंने आलम की गणना को जो घनानंद को मेरे दोस्त और रसखान को, उसकी कोटि में होनी चाहिए। जैसे जिस कोटि में घनानंद है और जिस कोटि में मेरे दोस्त कौन है, आपके मेरे दोस्त रसखान है, तो उस कोटि में इनकी गणना करने के लिए बोला गया है। शुक्ल जी ने इन्हें प्रेमोन्नत मत कवि भी कहा है। शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, प्रेमोन्मत कवि भी कहा है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके लिए एक एक वाक्य में पाया जाता है। यानी कि ये देखो कह रहा है कि प्रेम की पीर, क्या कह रहा मेरे दोस्त, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में क्या होता है मेरे दोस्त, पाया जाता है। ये शुक्ल जी का मेरे दोस्त क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां रामचंद्र शुक्ल जी का जिक्र ना हो। भैया रामचंद्र शुक्ल जी हर एक के उसमें आए हैं, हर एक में इन्होंने हस्तक्षेप किया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात या ना, क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात या ना, क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात या ना। फटाफट जल्दी से थम्स अप करके बताओ, फटाफट बताओ। आलम के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो जानकारी मिली आपको या नहीं, बताइए मेरे दोस्त। आलम के बारे में जो जानकारी थी मेरे दोस्त, वो महत्वपूर्ण जानकारी मेरे वीरों आपको मिली या ना मिली, थम्स अप करके बता दो। पंक्ति पूछी जा सकती है ये वाली, जैसे पूछ रहा है पंक्ति, ध्यान देना मेरी बात पर। पंक्ति आप लोगों से पूछी जा सकती है कि प्रेम की पीर का या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है शुक्ल जी, पंक्ति पूछी जा सकती है मेरे दोस्त आप लोगों की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को कहा था प्रेम का पीर, ठीक है, प्रेम की जो पीर है वो घनानंद को कहा था, लेकिन यहां पर क्या कहा है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। शुक्ल जी ने कहा कि किसके लिए कहा, आलम के लिए, कि आलम के लिए कहा है इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने, कि जो प्रेम की पीर है, ध्यान देना मेरी बात पर, जो प्रेम की पीर है या इश्क का दर्द है वो इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आलम के लिए। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, सभी विद्यार्थियों की, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की मेरे वीरों आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे कह रहा ठाकुर, ठाकुर के बारे में मेरे दोस्त अब हम जानेंगे। अब हम किसके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त, ठाकुर के बारे में जानेंगे। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट से भी बेस्ट ज्योति राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ो मेरे दोस्त। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थियों से कि आप सभी विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी यूपी टीजीटी की भी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसको इस बैच को आप सजेस्ट कर सकते हो, उसको इस बैच को आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस बैच को लेकर के पढ़ सकते हो यूपी टीजीटी भी, हिंदी से अगर आपको शिक्षक बनना है तब। बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात क्लियर हो रही है ना सबकी, हो रही होगी मेरे दोस्त, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा ठाकुर जी। ठाकुर जी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त ठाकुर भी आपके ये कवि हैं। इनके बारे में मेरे दोस्त हम लोगों को ध्यान में रखना है। सर जी आप आज नहीं चल रहा था, आप या ऐप? अरे ऐप कह रहे हैं भैया मेरे, तुम भी कैसी बात करे करो। सर जी ऐप नहीं, आप नहीं चल रहा था, आप नहीं, ऐप नहीं चल रहा था, मैं तो चल रहा हूं। सर ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर किया जाए? देखिए मैं आप लोगों से इतनी बात कहना चाहूंगा कि आपका 70, ये समझ लो कि आपका जो रेशियो है सबसे ज्यादा साहित्य का रहने वाला है, उसके बाद आपका रेशियो व्याकरण का रहने वाला है। ठीक है ना, व्याकरण और साहित्य का दोनों का रेशियो रहने वाला है। ठीक, तो मैं अगर बात करूं आप सभी विद्यार्थियों से, बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा आप मेरे दोस्त, पूरा दिन हो जाता है, पूरे दिन में आप लोगों को जो ध्यान केंद्रित करना है, सबसे ज्यादा जो ध्यान केंद्रित करना है, वो ध्यान केंद्रित करना है मेरे दोस्त आप लोगों को साहित्य पर। किस पर करना है? साहित्य पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद व्याकरण, उसके बाद व्याकरण। अगर आप साहित्य पूरे दिन में 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हो बहुत है, और व्याकरण अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत है। बाकी के जो बचे 4 और 2 6 घंटे आप अगर हिंदी को दे रहे हो, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको 30 प्रश्नों के लिए अगर आप 2 घंटे भी दो 2 घंटे करके आप एक एक करके मेरे दोस्त क्लास करते रहो, या फिर मेरे दोस्त 3 घंटे वो अपने समय के अनुसार दे सकते हो, वो आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, वो आप अपना टाइम टेबल अपने अनुसार बना सकते हो। बात क्लियर हो गई? पंक्ति वो है तो थी, वो पंक्ति है तो थी, उसके अंतर्गत आई थी। इनका नाम ठाकुर है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो अभी बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, वो सब बैचेज में आप लोगों की रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और आपका कहना था कि भैया जी के व्याकरण को तो आप टेंशन फ्री कर दो, व्याकरण में तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये मैं कह रहा हूं ये बात। साहित्य में भी पूरे में से पूरे आ जाएंगे, बस आपको साहित्य खुद से तैयार करना पड़ेगा। व्याकरण के लिए और साहित्य के लिए मैं जो भरसक प्रयास होगा वो मैं करूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? अब देखो आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठाकुर, रीतिकाल में जिस ठाकुर की चर्चा होती है वे बुंदेली ठाकुर हैं। रीतिकाल में जिस ठाकुर की चर्चा होती है वे कौन है मेरे दोस्त? वे बुंदेली कौन है? बुंदेली ठाकुर हैं। शुक्ल जी के ने 3 ठाकुर कवि की चर्चा की है। शुक्ल जी ने क्या किया है? 3 ठाकुर कवि की चर्चा की है। हिंदी में असनी वाले प्राचीन ठाकुर कौन है? हिंदी में असनी वाले एक प्राचीन ठाकुर, और दूसरा क्या है? असनी वाले दूसरे ठाकुर, दूसरे ठाकुर बुंदेली ठाकुर, और तीसरे कौन है? बुंदेली ठाकुर, जिसकी चर्चा ऊपर हुई है। ये वो ही हैं आपके ठाकुर। इनका पूरा नाम क्या है? बुंदेली ठाकुर का पूरा नाम ठाकुर ठसक था। एक भैया कह रहे थे, एक विद्यार्थी कह रहे थे कि भैया जी आपका जो है ये ठाकुर जी का पूरा नाम क्या है, ये लीजिएगा। आपका जो मेरे दोस्त ठाकुर जी का पूरा नाम है वो ये रहा। सुस्मिता पूछ रही थी ठाकुर जी का पूरा नाम क्या है? ठाकुर ठसक था, ठाकुर ठसक 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 वो था। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। संस्कृत के लिए मैं बता रहा था, संस्कृत की जो संधि की टॉपिक थे ना, संधि के जो कम थे वो मैंने पूरे करवा दिए कल। कल मैंने पूरे करवा दिए ऑथेंटिक तरीके से। जो मुझे अधूरा था वो मैंने पूरा करवा दिया, देख सकते हो आप। ठीक है ना, देख सकते हो। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा है। देखो क्या है? ठाकुर ठसक
एवं ठाकुर शतक, इनकी दो रचनाएं मिलती हैं। इन्होंने ठाकुर शतक के नाम से भी और एक ठाकुर शतक के नाम से, ठाकुर ठसक के नाम से दो रचनाएं लिखी इन्होंने। और जैतपुर नरेश केसरी सिंह, जैतपुर नरेश केसरी सिंह तथा इनके पुत्र राजा पारीछत, इनके पुत्र का नाम क्या है मेरे दोस्त, राजा पारीछत के दरबारी होते हुए जैतपुर नरेश केसरी सिंह। ये देखो, इसको भी मेरे दोस्त हाईलाइट करना कि जैतपुर नरेश केसरी सिंह तथा इनके पुत्र राजा पारीछत के दरबारी होते हुए भी इन्होंने किसी आश्रयदाता की अतिरंजित प्रशंसा नहीं की है। यानी कि ये दरबारी कवि होते हुए भी इन्होंने किसी भी आश्रयदाता की प्रशंसा नहीं की है। ये बात को भी आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, ठीक है? आगे देखो ये क्या कह रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, इन्होंने सिर्फ कवि शिक्षा के बल पर काव्य रचना का उपहास किया है। इन्होंने क्या किया है? कवि शिक्षा के बल पर इन्होंने काव्य रचना का उपहास किया है। प्रेम भक्ति के साथ साथ लोक जीवन की अभिव्यक्ति एवं लोकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग इनकी विशिष्टताएं हैं। शुक्ल जी ने इन्हें सच्ची उमंग का कवि तथा अनेकांगदर्शी कवि कहा है। लोकोक्तियां इनकी भाषा का श्रृंगार, सौंदर्य एवं अलंकरण है। रीतिकाल के असनी फतेहपुर के ठाकुर वंदीजन ने बिहारी सतसई पर देवकीनंदन टीका, बिहारी सतसई वर्णार्थ लिखी है। और ठाकुर की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो आपके सामने। ठाकुर बंदी जीवन ने बिहारी सतसई पर देवकीनंदन टीका लिखी है। बिहारी जो सतसई है, बिहारी की रचना, उस पर इन्होंने देवकीनंदन टीका, जिसको सतसई वर्णार्थ कहा गया है, और ठाकुर जी की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ठाकुर जी की जो मेरे दोस्त प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो आप लोगों के क्या है मेरे दोस्त? सामने हैं। आप कहोगे क्या क्या है, वो देख लीजिएगा। अतिरंजित का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना। अतिरंजित का जो अर्थ होता है ना, वो होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बताओ। क्लियर? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या है। डैल सो बनाए आए मैलत सभा के बीच, अर लोगन कबित किन्हियो किन्हियो किहो खेल करी जानयो। अर्थात इस बात का मतलब समझ रहे हैं मेरे दोस्तों आप क्या कह रहा है? ऊपर ऊपर की जो पंक्ति हैं वो आपकी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, इनकी जो पंक्ति है मेरे दोस्त वो है कि डैल सो डैल सो बनाए आए मैलत सभा के बीच, अर लोगन कबित किन्हियो खेल करी जानयो है। मतलब कहने का है कि डैल सो बनाए आए अर्थात कोई व्यक्ति पूरा जोश, तैयारी या दिखावे के साथ दिखावा करके सभा में आया है। दिया ना? डैल सो बनाए आए, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, तो कोई व्यक्ति
ठीक, ये अवधि और बुंदेली की मिश्रण मिश्रण पंक्ति हैं, ये दोनों की दोनों, अवधि और बुंदेली की दोनों की मिश्रण पंक्ति। इसमें कहा डेल सो बनाए आए, कोई व्यक्ति पूरा जोश, तैयारी या दिखावा करके क्या है, मंच या समाज में आया है, मंच या फिर समाज या सभा के बीच में आया है, ऐसे कह सकते हो आप लोग। या मेलत सभा के बीच, वह सभा के सबके बीच जा मिला, वह सबके बीच में, सभा में सबके बीच जाकर के मिल गया। आगे क्या कह रहा है, लोगन कवित किन्हो, अर्थात वहां लोग कवित यानी कि कविता, छंद, रचना सुना रहे थे। वहां पर लोग क्या कर रहे थे, कवित, छंद, कविता वो सब सुना रहे थे। आगे दिया है खेल करी जानयो है, अर्थात उस व्यक्ति ने इसे खेल तमाशा समझ लिया और या केवल मनोरंजन मानकर लिया। उस व्यक्ति ने इसे खेल तमाशा समझ लिया या फिर मनोरंजन मानकर मान लिया। यह है इस पंक्ति का अर्थ। बताओ किसकी बात समझ में ना आई? बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई मेरे दोस्त इतनी सी बात? हाँ, तुकबंदी तो नहीं हो रही भाई, इसमें तुकबंदी तो नहीं हो रही है इसमें। कितनी बात, किसकी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आप लोगों की, सब विद्यार्थियों की बताइएगा, आई कि ना आई? बोधा, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बोधा ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर बता दीजिएगा इस दोहे का अर्थ। ठीक है जी, एक बार और दबा देते हैं, बता देते हैं। डेलसो बनाए आए, यानी कि एक व्यक्ति है जो सभा में दिखावा करने के लिए, समाज में, मंच पर दिखावा करने के लिए आया है। उसके बाद कहता है मेलत सभा के बीच, और वो सभा के बीच में मिल गया है, मिल गया है। आगे लोगन कवित कीन हो, यानी कि वहां के जो लोग हैं वो कवित, छंद और कविता उसको मेरे दोस्त गा रहे हैं, बोल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, खेल करी जानयो है, यानी कि उस व्यक्ति ने वहां पर इसको खेल जान लिया है, खेल मान लिया है, और वो भी मेरे दोस्त इसमें शामिल हो गया है। ये बताई है पंक्ति। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखो। बोधा, बोधा का जो वास्तविक नाम है वो क्या है मेरे दोस्त? बुद्धिसेन। बोधा का जो वास्तविक नाम है वो क्या था मेरे दोस्त? बुद्धिसेन था। इनका जो उपनाम था वो मेरे दोस्त बोधा पन्ना नरेश, बोधा पन्ना नरेश खेत सिंह, खेत सिंह ने किया था। क्या है इनका जो उपनाम था? बोधा पन्ना नरेश जो थे, बोधा पन्ना नरेश थे खेत सिंह, इन्होंने किया था। ठीक है, वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इनकी बिरह बारिश रचना ध्यान से समझेंगे। इनकी जो थी ये बिरह बारिश रचना माधवा नल कामंद कला, मैंने बताई थी ना, दोनों ने मिलकर के, एक आलम ने और एक मैंने बताई थी आपको बोधा ने, दोनों ने मिलकर के माधवा नल काम कंदला की एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित काव्य रचना की है। बात समझ में आ गई। और आगे अगर मैं बात करता हूं इसकनामा की, तो इसकनामा रचना प्रेम पर आधारित है, मुक्तकों का संकलन है, और प्रेम की पीर की निश्चल और मनोरम अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। बोधा के काव्य में भी मेरे दोस्त प्रेम की जो पीर की, प्रेम की जो मेरे दोस्त पीर की जो वो अभिव्यक्ति हुई है या निश्चल मनोरम अभिव्यक्ति हुई है, वो इनके काव्यों में भी मिलती है और आपके आलम के भी काव्य में मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या दे रहा है देखो। रीतिमुक्त कवियों में बोधा भाषा की अकृत्रिमता एवं स्वाभाविकता की दृष्टि से अपनी पृथक पहचान रखते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा रीतिमुक्त कवियों में जो बोधा हैं वो भाषा की जो है वो अकृत्रिमता, अकृत्रिमता मतलब अकृत्रिम का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त क्या?
बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने क्या कहा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वास्तविक नाम और उपनाम क्या है? लो बता, वास्तविक नाम और उपनाम क्या है? बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, और जो बोधा का उपनाम था वो पन्ना नरेश। बोधा का जो उपनाम था वो था मेरे दोस्तों पन्ना नरेश। इनका उपनाम बोधा पन्ना नरेश खेत सिंह ने किया था, यानी कि पन्ना नरेश इनका उपनाम था। ठीक है ना, पन्ना नरेश क्या था? इनका पूरा उपनाम था। बात समझ में आ गई? पन्ना नरेश करना आप इनका पूरा नाम मतलब उपनाम। ठीक है, बोधा तो दिया है इनका नाम। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है ना? ठीक है ना, इनका जो ठीक, बात समझ में आ गई क्या ना? ये बोधा जो थे मेरे दोस्त आपके जो देखो, मैं आपको एक कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं आप लोगों का। अब सबसे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है। मेरे दोस्तों देखो, इन देखो इनका जो उपनाम था वो था मेरे दोस्त बोधा। ध्यान देना मेरी बात पर अब सब। इनका जो देखो, अब ध्यान देना मेरी बात पर, मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको। बोधा का जो वास्तविक नाम था वो बुद्धसेन था। बोधा का जो वास्तविक नाम था वो मेरे दोस्त क्या था? बुद्धिसेन था। इनका जो उपनाम था वो बोधा, वो किसने दिया था? इनको उपाधि बोधा की किसने दी थी, ऐसे समझो, है ना? बोधा की उपाधि जो थी वो किसने दी थी? वो पन्ना नरेश खेत सिंह ने दी थी। ऐसे करके लिख दो, इनका उपनाम ऐसे कर दो इसको। चलो यहां पर जो है ये जो दिया ना किया था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा आप लोगों को। यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, क्या है यहां? इनका उपनाम बोधा पन्ना नरेश खेत सिंह ने दिया था। किया था की जगह दिया था कर दो, अब आया होगा समझ में सबकी। अब बताओ, अब आया कि नहीं समझ में? फटाफट बताओ जल्दी से। अब बताओ मेरे दोस्त, अब आया के समझ में या नहीं? अब बताओ थम्स अप करके जल्दी से। मैंने आपका जो कंफ्यूजन था वो ही दूर कर दिया। अब बताओ, इनका जो उपनाम था बोधा, वो बोधा नाम था। उप वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। ठीक है, और इनको जो नाम दिया ये बोधा किसने दिया था? ये पन्ना नरेश खेत सिंह ने दिया था। अब बताओ समझ में आई क्या ना बात? थम्स अप करो जल्दी से। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं वीरों को मेरे? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब ये क्या था मेरे दोस्त? आगे बढ़ता हूं मैं इनके बारे में, अगर आगे बढ़ता हूं तो ये एक सुभान, बोधा की भी एक प्रेमिका थी। आपको पता है? बोधा की भी एक प्रेमिका थी। कौन थी? सुभान नाम की एक प्रेमिका थी। सुबहान कह दो या फिर मेरे दोस्त सुबहान कह दो, दोनों तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है, अब कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अब एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर देखिएगा, इनकी जो एक सुभान नाम की जो वेश्या थी वो इनकी एक प्रेमिका थी, गणिका थी, जो वो इनकी एक मेरे दोस्त क्या थी? प्रेमिका थी। इन सबकी एक एक प्रेमिका थी, ये समझ लो। जब भी तो ये प्रथा वर्तमान में भी चलती आ रही है, प्रेमिका प्रेमिका जो मोल होता, कोई घर से भाग गया, कोई कहीं से भाग गया, कोई कहीं से भाग गया। जब तो ये प्रथा चली आ रही है, अभी शुरू से ही शौकीन थे जी इसके प्रेमी प्रेमिका बनाने के सब। आगे देखिए, इनकी बिरह बारिश रचना ध्यान देंगे अब।
इनकी जो थी मेरे दोस्त क्या थी, वीरवारिस रचना मधवानल काम कंदला की एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित काव्य रचना है। और इशकनामा जो है मेरे दोस्त रचना प्रेम पर आधारित है इनकी। ठीक है, आगे जो दिया था, अकृत्रिम का मतलब होता है जो बनावटी ना हो। अकृत्रिम का मतलब होता है मेरे दोस्त जो बनावटी ना हो, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना। आगे, एवं स्वाभाविकता की दृष्टि से अपनी पृथक पहचान रखते थे। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ के शब्दों में क्या है, ठाकुर ने लोकोक्तियों द्वारा घनानंद के ने लक्षणाओं के बल से तथा आलंब ने अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार का आश्रयण किया, ये मेरे दोस्त इन्होंने कहा। अब अगर बात कर रहा हूं मैं बोधा की, तो आगे दिया है मेरे दोस्त केवल बोधा। केवल बोधा ही ऐसे हैं जो भाषा के स्वाभाविक रूप को लेकर के चले हैं। बोधा की भाव और भाषा पर फारसी प्रभाव भी मिलता है। बोधा की प्रेमानुभूति का आलंबन सुमान है, मतलब सुभान। जो सुभान है ना, सुभान, वो इनकी प्रेमिका है। वो इनकी क्या है, प्रेमिका है मेरे दोस्त। आगे क्या कह रहा है कवि के शुक्ल जी के शब्दों में, शुक्ल जी के शब्दों में बोधा रसोन्मत्त कवि थे। ये शुक्ल जी के शब्दों में बोधा जो थे वो क्या थे मेरे दोस्त, रसोन्मत्त कवि थे। बात समझ में आ गई क्या ना। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। कृष्ण मेरे दोस्त, पीपीटी को मैं अरे यार मेरे वीर, पीपीटी का जो कंटेंट होता है ना सारा, वो कंटेंट मैं ही देता हूं मेरे शेर कृष्ण। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर से बच जाती हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो मेरे दोस्त ऐसा होता है कि नजर से बच जाती हैं, छूट जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे वीर एक ही क्लास हो रही है, बहुत सारी क्लास हो रही है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर हम आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। आपकी बात सराखों पर मेरे वीर, आपकी बात सराखों पर मेरे शेर। चलिए आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। यहां तक बताइएगा पहले तो थम्स अप करके। यहां तक बताइएगा मेरे दोस्त थम्स अप करके। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार थम्स अप करके बताइएगा। देख लिया अक्षिता, मैंने आपका मैसेज भी देख लिया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। जल्दी से थम्स अप करके बताओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, चलो आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे बढ़ूं। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, जो बोधा थे ना, बोधा एक रसिक कवि थे। ये जो रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि बोधा जो थे वो एक रसिक कवि थे। पन्ना के राज दरबार में बोधा अक्सर जाया करते थे। पन्ना, ये जो है ना, पन्ना नरेश, राजा, राजा है पन्ना नरेश, राजा को बोलते हैं नरेश। नरेश किसको बोलते हैं, राजा को। पन्ना के राज दरबार में मेरे दोस्त ये जाया करते थे। पन्ना राजा के, जो जिसका नाम खेत सिंह था, उनके राज दरबार में ये जाया करते थे। जब ये उनके राज दरबार में जाया करते थे तो इन्हें दरबार में जो है एक सुबहान नामक वेश्या से इन्हें एक बेहद प्रेम हो गया। कहीं पर सुबान आता है लिखा हुआ, कहीं पर आता है ये सुबहान, कहीं पर आता है ये लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहीं पर आता है मेरे दोस्त सुबहान और कहीं पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, सुबहान। तो सुबहान नामक वेश्या से जो है, यानी कि गणिका से जो है, इनको एक बेहद प्रेम हो गया था। जो महाराज को जब तक यह बात पता चली तो उन्होंने बोधा को 6 महीने के 10 देश निकाले की सजा दी थी। जब महाराज को यह बात पता चली, पन्ना को यह पता चली, तो महाराज ने क्या किया, इनको बोधा को 6 महीने के लिए देश से निकालने की सजा सुना दी थी और देश से निकालने के लिए बोल दिया था। 6 महीने के लिए देश से निकल गए थे ये। और बेश्या के वियोग में बोधा ने
वेश्या के वियोग में यानी कि अपनी प्रेमिका के वियोग में बोधा ने बिरह बरीस नामक पुस्तक लिख डाली। ये जो पुस्तक थी ये मेरे दोस्त उसके उस अपनी प्रेमिका के वियोग में इन्होंने लिखी है, ये बिरह बरीस जो पुस्तिका है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात या ना? और 6 महीने के बाद जब राज दरबार में हाजिर हुए तो महाराज ने पूछा, कहिए कविराज, गणिका बोलते हैं वेश्या को। फिर महाराज ने पूछा कि कहिए कविराज, अकल ठिकाने आई या नहीं अब भी? यानी कि जब 6 महीने के लिए देश निकाला कर दिया था बोधा को महाराज पन्ना ने, तो फिर बाद में महाराज पन्ना ने ही इनसे पूछा, जब 6 महीने के बाद ये दरबार में पेश हुए, दरबार में गए, तो महाराज ने कहा कि कहिए महाराज, अकल ठिकाने आई या नहीं आई अब भी, या इन दिनों कुछ लिखा क्या? तो इस पर बोधा ने अपनी पुस्तक बिरह वारिस के कुछ कवित्व सुनाए। महाराज ने कहा कि श्रृंगार की बातें बहुत हो चुकी, अब कुछ नीति की बात बताइए। इस पर बोधा ने मेरे दोस्त एक छंद बताया था। छंद कहा था, छंद क्या था? छंद कहा, हिली 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 मिली जाने, तासो मिली के जनावे हित, हित को न जाने और ताको हित ने बिसाए। होए मगरूर तापे दुनी मगरू करे लघु हुए के चले तासो लघु तानी भाई। बोधा कभी नीति को निबरो यही भाती आहे, असाप को सराहे ताही आपू सहाय। दाता कहे सूर कहा, सुंदरी सुजान कहा, आप को न चाहे ताके बाप को न चाहे। इस तरीके से मेरे दोस्त उन्होंने एक छंद सुनाया उनको, जिससे महाराज ने बोधा से प्रसन्न होकर के क्या कहा कि कुछ मांगने को कहा। इस पर बोधा ने मुख से निकाला सुभान अल्लाह। इस पर बोधा ने क्या कहा? बोधा ने कहा सुभान अल्लाह, अर्थात मुझे सुभान चाहिए। यानी कि जो प्रेमिका थी उसको महाराज उनकी हाजिर जो बात से खुश हुए और अपनी बेहद खूबसूरती राजनीति की सुभान बोधा को उन्होंने उपहार में दे दी थी, और इस प्रकार बोधा के मन मुरीद हो गए थे पूरी। अब बताओ कैसी लगी स्टोरी इनकी? अब बताओ मेरे दोस्त कैसी लगी इनकी स्टोरी? बताओ फटाफट, कैसी लगी कहानी इनकी? बेहतरीन लगी कि ना? मजा आया नहीं आज की कहानी में? हैं? मैं भी पढ़ रही हूं सविता दुबे। क्या है देखिए ना सविता दुबे का क्या कमेंट ऊपर। कोई मजा आया नहीं इसकी कहानी में पढ़ने में? ये बताओ पहले तो। देखो कमेंट्स बहुत तेज गति से चलते हैं, किसी का मिल जाता है किसी का नहीं मिलता है, ठीक है ना? जितने भी डाउट्स हैं सबके डाउट्स लिए जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बोए जाते हैं, उसको दर्शाता है। इस कहानी में तो मिलन हो गया सर। हाँ बिल्कुल, इस कहानी में मिलन भी हो गया, बिल्कुल हो गया। सर आप तो बहुत अच्छे गायक हैं। तो कुछ छंद जब आता है छंद को गा करके ही सुनाया जाता है। जैसे वो ना कि रामचंद्र कृपालु भज मन हय भव दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख पद कंज कंजारुणम। ये पूरा याद है ना मुझे, ठीक है? जब छंद आए करेंगे तो आपको गा करके सुनाए करूंगा, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त द्विज देव के बारे में। अब आते हैं साहब हम किस पर? द्विज देव पर। अब आप कहेंगे द्विज देव क्या है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? द्विज देव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विज देव के बारे में अगर हम जाने तो द्विज देव क्या है उसके बारे में जानते हैं। अयोध्या के राजा मानसिंह का नाम द्विजदेव था। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, अयोध्या के राजा मानसिंह का जो नाम था वो क्या था मेरे दोस्त? द्विजदेव था। ये अयोध्या के राजा थे मानसिंह, जिसका नाम द्विजदेव था, जिनका समय जो है संवत 1877 से 1927 तक माना जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा जो है इनका जो समय है वो मेरे दोस्त ये माना जाता है, ठीक है? इतनी बात है ना? बात क्लियर हो गई है ना? जो बोला है मैंने उसको मैं पीडीएफ में लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। जो मैंने पंक्ति बोली है उसकी वो पंक्ति में अर्थ सहित इस पीडीएफ में करवा दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है? बेफिक्र रहो। आगे देखो, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका जो है ये
ठीक है। और श्रृंगार बत्तीसी जो है ये जो है, इनकी दो काव्य रचनाएं मिलती हैं। श्रृंगार रतिका और श्रृंगार बत्तीसी जो है, इनकी दो काव्य रचनाएं मेरे दोस्त मिलती हैं आप लोगों की। आगे क्या कह रहा है? श्रृंगार लतिका ने टीकाकार अयोध्या नरेश, जो टीकाकार हैं, जो व्याख्याकार, टीका बोलते हैं व्याख्याकार अयोध्या नरेश हैं, प्रताप नारायण सिंह थे, द्विजदेव रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये द्विजदेव जो है रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के, ठीक है, उसको दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? यहां तक क्लियर हो गई? आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है? द्विजदेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं किसके बारे में बात करूं तो मेरे दोस्त, द्विजदेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में बात करूं तो, ठीक है, तो इसको मेरे दोस्त हम पूरा तो अब पढ़ नहीं पाएंगे द्विजदेव को। आज हम जो रहने देते हैं वो बस केवल कहां तक रहने देते हैं? बोधा तक रहने देते हैं। इसके बाद का जितना भी है वो सारा आप लोगों को मेरे दोस्त मिल जाएगा। बोधा तक रहने देते हैं, क्योंकि आज क्लास जो थी मेरे दोस्त वो लेट शुरू हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, 10 मिनट लेट शुरू हुई थी, तो जिसके कारण मेरे दोस्त आपकी कक्षा पूरी नहीं हो पाई। आज 3 ही स्लाइड हम कर पाए हैं, लेकिन पूरी स्टोरी तो सुनी हमने, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय था। इसलिए मेरे दोस्त ये जो कक्षा थी आज की, कौन से काल की थी? भक्ति काल, तीसरी कक्षा थी मेरे दोस्त। भक्ति काल की कौन सी कक्षा थी? तीसरी, क्योंकि आपकी नई कक्षा भी शुरू होगी अब मेरे दोस्त, ठीक है। ये भक्ति काल की तीसरी कक्षा थी, तीसरी कक्षा थी। आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जितना भी आज आपको पढ़ाया है मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, वो सब मेरे दोस्त आपको मिल जाएगा। ये छंद भी मिल जाएगा अनंत, टेंशन मत लो। ये छंद भी मेरे वीर मिल जाएगा, जो मैंने बोला है अर्थ सहित दूंगा मैं आपको छंद पूरा, ठीक है वीर। सॉरी, भक्ति काल लिख दिया मैंने, रीतिकाल, रीतिकाल की तीसरी कक्षा, सॉरी, रीतिकाल, रीतिकाल की तीसरी कक्षा है ये। रीतिकाल की तीसरी कक्षा मेरे दोस्त ये है, ठीक है जी। क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आज के लिए मैंने आपको कारण बता दिया था। क्या कारण रहा? ओबीएस अटक गया था, एक प्रकार से ओबीएस काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में अपने इसे निर्धारित समय पर। नमस्कार, धन्यवाद।